हेलो दोस्तों, क्लास 12 हिंदी कोर वितान का ये चैप्टर नंबर 3 है। ओम थानवी द्वारा लिखित कहानी अतीत में दबे पांव, इसका हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो यहाँ पर उत्तर होगा, सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी परंतु उसमें राजसत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मोहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एकरूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है। यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है, भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियाँ बनाई गईं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियाँ, खिलौने, मृत भांड, नावें मिली हैं। नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है, इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देती। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया? यहाँ उत्तर होगा, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृत भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्धि से ज़्यादा कला सिद्धि जाहिर करता है। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियाँ बनाई गईं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियाँ, खिलौने, मृद भांड, नावें मिली हैं। नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है, इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है। अतः सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो कि समाज पोषित है, राज पोषित या धर्म पोषित नहीं। दूसरा प्रश्न के बाद आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? तो उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, तो यहाँ पर है हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत या प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है। यहाँ नगर योजना, वास्तुकला, मोहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता देखने मिलती है। इन आधारों पर विद्वान यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी।
इसके बाद हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न कहता है, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती है। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? तो यहाँ पर उत्तर होगा, इस कथन से लेखक का आशय है कि इन टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप विश्व की सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित एवं अनुशासन प्रिय है। यहाँ के मकानों की सीढ़ियाँ उस कालखंड तथा उससे पूर्व का एहसास कराती है जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। खंडहरों से मिले अवशेषों और इन टूटे फूटे घरों से मानवता के चिन्ह और मानव जाति के क्रमिक विकास को भी देखा जा सकता है। इसकी नगर योजना अद्वितीय है। उस समय का ज्ञान, उसके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय हैं। इस प्रकार हम इन सीढ़ियों पर चढ़कर किसी इतिहास की ही खोज नहीं करना चाहते, बल्कि सिंधु सभ्यता के सभ्य मानवीय समाज को देखना चाहते हैं। अब आइए 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, यह सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का दस्तावेज होते हैं। यह खंडहर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं। आज भी हम किसी भी मकान की देहरी पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध को या बैलगाड़ी की रुनझुन को महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार नगर नियोजन, धातु एवं पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभान, उन पर चित्रित मानव और अन्य आकृतियाँ, मुहरे, उन पर बारीकी से की गई चित्रकारी इतिहास के दस्तावेज होने के साथ साथ उस अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। इसके बाद आई 6ठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, चार मीनार। ऐसा ऐतिहासिक स्थल जिसका हमने नज़दीक से देखा है और इसके बारे में हम लिख सकते हैं, तो हम इसका हेडिंग देंगे चार मीनार। मैंने चार मीनार देखा है, उसके बारे में वर्णन करूँगा। इस बार की छुट्टियों में देखा हुआ हैदराबाद शहर का चार मीनार हमेशा यादों में बसा रहेगा। हैदराबाद शहर प्राचीन और आधुनिक समय का अनोखा मिश्रण है, जो देखने वालों को 400 वर्ष पुराने भवनों की भव्यता के साथ आपस में सटी आधुनिक इमारतों का दर्शन कराता है। चार मीनार 1551 में शहर के मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई वृहत वास्तुकला का एक नमूना है। शहर की पहचान मानी जाने वाली चार मीनारों से मिलकर बनी एक चौकोर प्रभावशाली इमारत है। यह स्मारक ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खंभों से बना है, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में स्थित चार विशाल आर्च पर निर्मित किया गया है। यह आर्च कमरों के दो तलों और आर्चवे की गैलरी को सहारा देते हैं।
चौकोर संरचना के प्रत्येक कोने पर एक छोटी मीनार है। यह 4 मीनारें हैं जिनके कारण भवन को यह नाम दिया गया है। प्रत्येक मीनार कमल की पत्तियों के आधार की संरचना पर खड़ी है। इस तरह 4 मीनार को देखकर हुई अनुभूति का एक स्वप्न को साकार होने जैसी थी। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 7वां प्रश्न है, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में है, तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो के निकट बहती हुई सिंधु नदी नगर में कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखकर लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। मैं लेखक से पूर्णतः सहमत हूँ। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, उसको हम जानना का प्रयास करेंगे। देखिए कौन कौन सा पॉइंट है इसके लिए। तो है, प्रत्येक घर में एक स्नानागार था। घर के भीतर से पानी या मैला पानी नालियों के माध्यम से बाहर हौदी में आता है और फिर बड़ी नालियों में चला जाता है। कहीं कहीं नालियाँ ऊपर से खुली है, परंतु अधिकतर नालियाँ ऊपर से बंद हैं। इसलिए जल व्यवस्था बहुत ही तंदुरुस्त है। अगला पॉइंट होगा, इनकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उच्च दर्जे की थी। अगला पॉइंट है, नगर में कुओं का प्रबंध था। ये कुएं पक्की ईंटों के बने हैं। अकेले मोहनजोदड़ो नगर में 700 कुएं हैं। अगला पॉइंट होगा, यहाँ पर महाकुंड लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। अब आइए 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई गई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव भी पैदा होता है? इन संभावनाओं पर कक्षा में समूह चर्चा करें। तो यहाँ पर उत्तर होगा हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ और धारणाएं भी बनाई जा सकती हैं। देखिए कौन कौन सी धारणाएं। तो पहला पॉइंट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो लिपि मिली है वह चित्र लिपि के रूप में है और इसे अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। चित्रलिपि को कोई नहीं पढ़ पाया। दूसरा पॉइंट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि यह एक उन्नत सभ्यता थी। अवशेष को देख करके पता करेंगे। तीसरा पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि वहाँ नगर का सुनियोजन अच्छा था, पानी की व्यवस्था अच्छी थी और सड़कें छोटी बड़ी थीं। चौथा पॉइंट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि वहाँ खेती की जाती थी और तांबे और कांसे का इस्तेमाल होता था। पांचवा पॉइंट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह भी माना जाता है कि यह अकेले विकसित नहीं हुई होगी, बल्कि इसके अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध भी रहे होंगे। छठा पॉइंट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि वहाँ मनके वाले घर और सोने के गहने भी थे।